ये सिर्फ एक तैयारा हादसे की कहानी नहीं बल्कि इन लोगों की दास्तां है जिन्होंने एक ही दिन में आग, धमाके, समुद्र और खौफनाक शाख का सामना किया। हाल लम्हा मौत इनके सामने खड़ी थी, लेकिन सवाल सिर्फ एक था, आखिर कौन जिंदा वापस लौटेगा। कहानी की शुरुआत एक फर्स्ट ऑफिसर ब्रॉडी से होती है जो फ्लाइट से पहले अपनी बीवी से फोन पर बात कर रहा होता है। इसका खानदान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था क्योंकि इसका बेटा शदीद बीमार था। इसकी बीवी से कहती है हर बात से भागना बंद करो और घर वापस आ जाओ। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर डैन नाम का एक मुसाफिर मौजूद था। इसके बैग में खराब चार्जिंग केबल थी जिसे असूलों के मुताबिक कार्गो में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। यही छोटी सी गलती आगे चलकर एक बहुत बड़े हादसे की वजह बनने वाली थी। इसी दौरान ब्रॉडी की मुलाकात कोरा नाम की एक छोटी सी बच्ची से होती है। कोरा को जहाज में सफर करने से बहुत डर लगता था। वो ब्रॉडी से पूछती है क्या वो कैप्टन है। ब्रॉडी मुस्कुरा कर कहता है नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट ऑफिसर हूँ। कोरा मजाक में बोलती है इतनी उम्र के भी सिर्फ फर्स्ट ऑफिसर। ब्रॉडी हंस कर जवाब देता है जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। कोरा अपने वालिद तेलीमा और छोटे भाई ट्रेन के साथ सफर कर रही थी। इसके असल माने एहतियात के तौर पर इसके कपड़ों के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था ताकि वो हर वक्त अपनी बेटी की लोकेशन देख सके। इधर डेन का बगैर से चेकिंग के जहाज के कार्गो सेक्शन में पहुंच जाता है। ये फ्लाइट लॉस एंजल्स से शंघाई जा रही थी। जहाज में एक ई स्पोर्ट टीम भी सफर कर रही थी। इनमें से एक अमेरिकी खिलाड़ी चीनी टीम का मजाक उड़ाने लगता है। इसका कप्तान भी इसका साथ देता है, लेकिन इनका कोच फौरन माजरत कर लेता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। अब हमें फर्स्ट ऑफिसर ब्रॉडी की माजी की जिंदगी के बारे में पता चलता है। वो पहले एयरफोर्स में था। एक बार इसने अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि वो हिफाजती कवानीन नजरअंदाज कर रहा था। इसी वजह से इसकी नौकरी चली गई और इसे अपनी सारी सहूलतें भी खोनी पड़ी। अब एक छोटी एयरलाइन में काम कर रहा था। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स प्लेयर लेली सैम से पूछती है कि वो इसके दिए खतूत पढ़ने से क्यों बच रहा है। सैम कहता है कि वो डर नहीं रहा बल्कि चीन पहुंचने के बाद आराम से पड़ेगा। फिर वो वॉशरूम चला जाता है जहाँ पता चलता है कि इसने लेली के सारे खतूत अपने मोबाइल कवर के अंदर छुपा कर रखे हुए हैं। इधर कोरा का वालिद इसे समझाता है कि वो अपने छोटे भाई ट्रिन के साथ अच्छा बर्ताव करे, लेकिन कोरा अपनी सुतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद इसके वालिद वॉशरूम चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद इसकी सुतेली माँ भी इनके पीछे चली जाती है। इस वक्त कार्गो सेक्शन में रखे हुए खराब चार्जिंग केबल से चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती हैं और देखते देखते वहाँ आग लग जाती है। जब ट्रिन अपने वालिदैन को नहीं देखकर कोरा से पूछता है कि वो कहाँ गए हैं। कोरा मजाक में कहती है कि वॉशरूम के पास एक पुल है, शायद वो वहाँ गए हैं। मासूम ट्रेन इसकी बात को सच मान लेता है और इन्हें ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन गलती से जहाज के दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है। वहाँ एक शख्स वीडियो गेम खेल रहा था तो ट्रेन इसके पास बैठकर गेम देखने लगता है। इसी दौरान कॉकपिट में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सिस्टम बताता है कि कार्गो सेक्शन में धुआं और आग दोनों मौजूद हैं। ब्रॉडी फौरन फायर सेपरेशन सिस्टम चालू करता है, लेकिन आग काबू में नहीं आती। हालात बिगड़ते देखा वो रेडियो के जरिए करीबी एयरपोर्ट की मालूमात मांगता है। इसे बताया जाता है कि गुआम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन 400 नॉटिकल मील दूर है। इधर कोरा अपने वालिद को कॉल करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है। इस तरह दो फ्लाइट अटेंडेंट्स फायर एक्सटेंशन लेकर कार्गो में पहुंचते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग मुसलसल बढ़ रही थी। कुछ ही लम्हों बाद जलता हुआ कार्गो कंटेनर अपनी जगह से निकलकर आगे रखे ऑक्सीजन सिलेंडर से टकरा जाता है। अगले लम्हे एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके से जहाज के ढांचे में एक बहुत बड़ा सुराख हो जाता है। सामान हवा में उड़ने लगता है और कई मुसाफिर मौका पर ही हलाक हो जाते हैं। इसी अफरा तफरे में लिली कोरा को पकड़कर महफूज रखने की कोशिश करती है। चंद सेकंड बाद पूरे जहाज में ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं, लेकिन कोरा के वालिद और सुतेलीमा अभी भी वॉशरूम में बेहोश पड़े होते हैं। इधर उड़ता हुआ आसमान मुसलसल मुसाफिरों को जख्मी कर रहा था। कैप्टन रिचर्ड फौरन जहाज को कम ऊंचाई पर ले आता है और ऐलान करता है कि अब हालात कुछ हद तक काबू में है, इसलिए लोग ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। इस दौरान डैन अपनी सीट छोड़कर वॉशरूम में जाकर सिगरेट पीने लगता है। दूसरी तरफ सैम वॉशरूम से निकलकर जल्दी लिली के पास जाना चाहता है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट इसे रोककर वापस सीट पर बैठा देती है क्योंकि इस वक्त जहाज के अंदर चलना बहुत खतरनाक था। इस दौरान कार्गो में लगी आग मजीद फैल जाती है और जलता हुआ कंटेनर जहाज के एक इंजन से टकरा जाता है। अगले लम्हे इंजन में खौफनाक धमाका होता है और जहाज के साइड में एक और बड़ा सुराख बन जाता है। कुछ मुसाफिर सीधे हवा के दबाव की वजह से जहाज से बाहर खींचे चले जाते हैं। अब हालात मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुके थे क्योंकि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी जवाब दे चुका था। इस वक्त जहाज खुले समुद्र के ऊपर था। कुछ ही देर बाद दूसरा इंजन भी आग की लपेट में आ जाता है। अब जहाज की बिजली और रेडियो सिस्टम दोनों बंद हो जाते हैं। ब्रॉडी फौरन रेड चालू करता है जिससे कुछ जरूरी सिस्टम दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं और सबको थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। इधर कोरा अपने वालिदैन को ढूंढने के लिए दोबारा आगे बढ़ती है, लेकिन एक फ्लाइट अटेंडेंट इसे रोक लेती है। कॉकपिट में कैप्टन रिचर्ड फैसला करता है कि अब जहाज को समुद्र में ही उतारना होगा। वो ईंधन बाहर निकालने का हुक्म देता है। फिर तमाम मुसाफिरों को ऐलान किया जाता है कि वो इमरजेंसी वाटर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाए। खौफजदा मुसाफिर अपनी सीटों पर झुक जाते हैं। जहाज तेजी से समुद्र की तरफ नीचे उतर रहा था। कॉकपिट में रिचर्ड और ब्रॉडी मुसलसल बहस कर रहे थे कि इस खतरनाक हालत में लैंडिंग कैसे की जाए। ब्रॉडी मशवरा देता है कि जहाज को समुद्र की लहरों के रुख के साथ उतारा जाए ताकि नुकसान कम हो। दोनों मिलकर रफ्तार कम करने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड ब्रॉडी से कहता है अपनी सीट पीछे कर लो और हाथ से अच्छी तरह बांध लो। पूरा जहाज लोगों की चीखों से गूंज रहा था और फिर अगले ही लम्हे जहाज पूरी ताकत के साथ समुद्र से टकराता है। पानी पर फिसलते हुए नीचे मौजूद चट्टानों से जा टकराता है। टक्कर इतनी शदीद होती है कि जहाज का एक विंग टूट जाता है। जहाज उलट जाता है और आखिरकार दो बड़े हिस्सों में तकसीम हो जाता है। चंद ही लम्हों में समुद्र का पानी जहाज के अंदर भरना शुरू हो जाता है और कई मुसाफिर इसी हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। इधर कॉकपिट में कैप्टन रिचर्ड बेहोश पड़ा था जबकि बाहर से पानी मुसलसल शीशे पर दबाव डाल रहा था। ब्रॉडी को अंदाजा हो जाता है कि जहाज के तीनों हिस्से अब एक दूसरे से काफी दूर जा चुके हैं। पैनी से वहीं रुकने का कहती है और खुद कॉकपिट की तरफ बढ़ जाती है। इधर ब्रॉडी पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह रिचर्ड को सीट से निकाल सके। थोड़ी देर बाद रिचर्ड को भी होश आ जाता है। वो ब्रॉडी से कहता है कि क्रैश एक्स से सीट काट कर इसे निकालने की कोशिश करो। दूसरी तरफ जहाज के दरमियानी हिस्से में सैम को एहसास होता है कि लेली वहाँ मौजूद नहीं है। वो घबरा कर हर तरफ इसका नाम लेकर इसे ढूंढने लगता है। इधर जहाज का पिछला हिस्सा उल्टा होकर पानी में फंस चुका था। वहाँ ट्रेन, एक बुजुर्ग खातून और फ्लाइट अटेंडेंट जूही जिंदा
जिंदा मौजूद थे। इस दौरान लिली तैरते हुए जहाज के इस टूटे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है, लेकिन इसके पैर से मुसलसल खून बह रहा था। कॉकपिट में ब्रोडी और पेनी रिचर्ड को निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर वो कामयाब नहीं हो पाते। ऊपर से कॉकपिट का शीशा भी किसी भी वक्त टूट सकता था। ब्रोडी समझ जाता है कि अगर वो रिचर्ड की टांग काट कर इसे निकालने की कोशिश करेगा तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। तब रिचर्ड खुद इन्हें कहता है कि दरवाजा बंद करके यहाँ से चले जाओ ताकि पानी सिर्फ कॉकपिट तक महदूद रहे। फिर वो ब्रोडी से कहता है अब इस जहाज की जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर वापस जाना और अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना। वो ब्रोडी को जाते जाते एलेट को जरूर चेक करने की भी याद दिलाता है। ब्रोडी बाहर आता है और चारों तरफ तबाही देखकर हैरान रह जाता है। जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद ज्यादातर लोग मर चुके थे और पूरा हिस्सा उल्टा पानी में फंसा हुआ था। इस वक्त वॉशरूम में कोरा की सुतेली माँ को होश आ जाता है। वो कोरा के वालिद को भी जगाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं समुद्र का पानी पूरी ताकत से अंदर दाखिल हो जाता है। इधर कॉकपिट में अकेला बैठा रिचर्ड आखिरी बार अपने खानदान की तस्वीर देखता है और फिर कॉकपिट का शीशा टूट जाता है और समुद्र का पानी इसे अपने साथ बहा ले जाता है। दूसरी तरफ जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद बुजुर्ग खातून बैगी अभी भी जिंदा थी। कुछ देर बाद इसे होश आता है और सबको एहसास होता है कि पानी मुसलसल ऊपर आ रहा है। एलेट हर जहाज में होता है जो हादसे के बाद जहाज की लोकेशन रेस्क्यू टीम को भेजता है, जो कि दरमियाने हिस्से में मौजूद था। इसलिए ब्रोडी को वहां तक तैर कर जाना जरूरी था ताकि वो देख सके कि वो एलेट इस जहाज का सही तरह काम कर रहा है या नहीं। ब्रोडी खुद जाने का फैसला करता है। वो लाइफ राफ्ट पेनी और कोरा के पास छोड़ देता है, लेकिन पेनी से बताती है कि कोरा पहले एक प्रोफेशनल लेवल की तैराक रह चुकी है। कोरा भी जिद करती है कि वो साथ जाए क्योंकि वो अपने वालिद सुतेलीमा और भाई को ढूंढना चाहती थी। पेनी से समझाती है कि वो यहीं रुके और अपने जूतों का ख्याल रखे। ये कहकर पेनी खुद पानी में उतर जाती है। पेनी के जाते ही कोरा समुद्र में तैरती हुई शार्क देख लेती है। वो जोर जोर से चीख कर पेनी को खबरदार करने की कोशिश करती है, लेकिन पेनी तक इसकी बात साफ नहीं पहुंचती। इधर ब्रोडी लाइफ राफ्ट पानी में उतारता है और दोनों इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जहाज के पिछले हिस्से में फंसे लोग सिर्फ एक एयर पॉकेट की वजह से जिंदा थे। अगर उन्होंने दरवाजा खोल दिया तो पूरा हिस्सा पानी से बच जाता। इस दौरान शार्क तेजी से तैरती हुई पेनी के करीब पहुंच जाती है। पेनी को दूर से कोरा की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रही है। अगले ही लम्हे शार्क इस पर हमला कर देती है। ब्रोडी पूरी कोशिश करती है कि पेनी को ऊपर खींच ले, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाता। इसके बाद शार्क लाइफ राफ्ट पर भी हमला कर देती है। ब्रोडी चप्पू की मदद से किसी तरह शार्क को दूर भगा देता है। इधर जहाज के दरमियानी हिस्से में मौजूद तमाम लोग एक कोने में जमा हो जाते हैं। वजन एक तरफ आने की वजह से पूरा हिस्सा मजीद सिरकने लगता है। इसी दौरान एक खातून फिसल कर पानी में गिर जाती है, लेकिन दूसरे लोग मिलकर इसे ऊपर खींच लेते हैं। इधर उल्टे हुए हिस्से में जूई और मैट के जख्मी हाथ पर पट्टी बांध रही थी, जबकि बाकी लोग डरे हुए ट्रेन को तसल्ली दे रहे थे। दूसरे दरमियानी हिस्से में सैम सबको समझाता है कि कुछ लोगों को दोबारा पानी में जाना होगा। वो बताता है कि जहाज का ये हिस्सा कोरल रीफ पर अटका हुआ है। अगर वजन कम न किया गया तो ये किसी भी वक्त सिरक सकता है, लेकिन अमेरिकी खिलाड़ी हिच इसकी बात मानने से इनकार कर देता है। दोनों के दरमियान दोबारा बहस शुरू हो जाती है। यहाँ तक हिच का अपना कोच भी सैम की ही हिमायत करता है। आखिर सब लोग पानी में जाने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन हिच फिर भी जिद करता रहता है। इधर लिली जिस टूटे हुए हिस्से पर थी वो आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में दूर बहता जा रहा था। शदीद जख्मी होने के बावजूद हिम्मत करती है और पानी में उतरती है और बड़ी मुश्किल से तैरकर जहाज के दरमियानी हिस्से तक पहुंच जाती है। सैम इसे जिंदा देखकर सुकून का सांस लेता है और दोनों दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन इसी लम्हे एक शार्क अचानक कोच पर हमला कर देती है। जिसी से बचाने की कोशिश करता है, मगर वो भी शार्क का शिकार बन जाता है। ये मंजर देखकर हिच गुस्से से पागल हो जाता है और सारा इल्जाम सैम पर डालकर इसे मारने लगता है। इस वक्त ब्रोडी वहाँ पहुंच जाता है और हिच को जबरदस्ती सैम से अलग करता है। इधर उल्टे हुए हिस्से में जूई कहती है कि शायद वो नीचे तैरकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकते हैं, लेकिन जख्मी मैट इसे रोक देता है। हालांकि इसका हाथ बुरी तरह जख्मी था, फिर भी वो खुद जाने का फैसला करता है। बैगी से रोकने की कोशिश करती है, मगर मैट नहीं मानता। वो एक हाथ के सारे पानी में उतरता है और जहाज के नीचे से गुजरकर और आखिरकार समुद्र की सतह तक पहुंच जाता है। ऊपर आते ही वो पूरी ताकत से मदद के लिए चीखने लगता है। इसी तरह इसे दूर कोरा के वाला नजर आते हैं, लेकिन अगले ही हमें एक शार्क हमला करते और इन्हें अपनी तरफ घसीट कर ले जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर मैट बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। इधर दरमियानी हिस्से में ब्रोडी सबको बताता है, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। इस जहाज में कुल 293 लोग सवार थे, लेकिन अब मुश्किल से सिर्फ 30 लोग ही जिंदा बचे हैं। वो देखते हैं कि करीब कुछ लाइफ राफ्ट भी मौजूद हैं। इसके बाद ब्रोडी एलेट ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार इसे इमरजेंसी लोकेटर मिल जाता है। वो फौरन इसे चालू करता है और मजबूती से पकड़ने के लिए डैन के हवाले कर देता है, लेकिन इसी लम्हे एक शार्क दोबारा इनकी तरफ बढ़ने लगती है, जबकि दूसरी तरफ कोरा अभी भी अपने वालिद को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ती। ब्रोडी फौरन पानी में छलांग लगाकर कोरा की जान बचा लेता है, मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इनकी एक लाइफ राफ्ट समुद्र में बहकर दूर चली जाती है, जबकि जहाज के दरमियानी हिस्से में दोबारा पानी भरना शुरू हो जाता है। वहाँ जख्मी हिच भी बेहोश पड़ा था। जब ब्रोडी डैन से लोकेटर मांगता है तो डैन बताता है कि वो तो पानी में गिर चुका है। ऊपर से वो सारा इल्जाम भी ब्रोडी पर डाल देता है और कहता है अगर इतना जरूरी था तो खुद संभाल कर रखना चाहिए था ना। इसी दौरान कोरा दूर सैम को पानी में तैरते हुए देख लेती है। ब्रोडी समझ जाता है कि अब इन्हें सैम और हिच को भी बचाना होगा। हालांकि आसपास शार्क्स मुसलसल चक्कर लगा रही थी। डैन वहाँ जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसी में वो ब्रोडी को धक्का दे देता है और कहता है कि ये सब इसी की गलती है, लेकिन ब्रोडी भी इसे जोर का मुक्का मारता है और साफ कहता है हम वहाँ जरूर जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। कुछ देर बाद वो दोनों किसी भी तरह सैम और हिच तक पहुंच जाते हैं। शार्क्स तकरीबन इन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ब्रोडी सही वक्त पर दोनों को बचाकर वापस ले आता है। दूसरी तरफ जहाज के उल्टे हुए हिस्से में अब मजीद रुकना नामुमकिन होता जा रहा था। बैगी खुद बाहर निकलने से इनकार कर देती है और सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट जूई से कहती है कि वो ट्रेन को लेकर बाहर निकल जाए। जूई वादा करती है कि वो इसे लेने वापस आएगी। दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें मैट की लाश मिलती है। काफी मुश्किल के बाद दोनों समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं।
खुश किस्मती से करीबी एक बंद लाइफ राफ्ट तैरती हुई इन तक पहुंच जाती है। इधर लिली अचानक आसमान में एक जहाज देखती है। सब लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगते हैं, लेकिन वो जहाज इन्हें देखे बगैर आगे निकल जाता है। इसी दौरान जूही लाइफ राफ्ट खोल देती है। वो ट्रेन को इसमें बढ़ाने ही वाली होती है कि अचानक एक शार्क हमला कर देती है। खुश किस्मती से इसी वक्त कई शार्क्स आपस में लड़ पड़ती हैं। जूही फौरन मौका का फायदा उठाकर ट्रेन को राफ्ट में बैठा देती है और खुद भी बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन इसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। चंद ही लम्हों बाद वो बेहोश हो जाती है। अब छोटा ट्रेन बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो मुसलसल मदद के लिए चीखता रहता है। तभी इसे एहसास होता है कि राफ्ट नीचे से हिल रही है। वो नीचे देखता है तो शार्क राफ्ट से टकरा रही होती है। डर के मारे इसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो राफ्ट के किनारे से लटक जाता है। इधर लटके हुए जहाज के अंदर पानी अब बैगी की गर्दन तक पहुंच जाता है। इसे अपनी पोती याद आने लगती है। वो आंखें बंद करके दुआ करती है कि इसकी पोती हमेशा खुश रहे। इस वक्त आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो जिंदा बच जाने वाले लोगों को तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ एक चीनी फिशिंग शिप को भी इतला मिल जाती है कि करीब एक मुसाफिर बरदार तैयारा समुद्र में गिर गया है और इन्हें फौरन वहां पहुंचने का हुक्म दिया जाता है। इधर लाइफ राफ्ट पर बैठा ही सैम को मुसलसल लिली की तरफ देखते हुए नोटिस करता है। वो हंसकर कहता है, अब तो जाकर अपने दिल की बात बता दो। लेकिन सैम जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारी टीम के कवानीन इजाजत नहीं देते। हिच हंस पड़ता है और कहता है, ऐसे कवानीन की परवाह कौन करता है। इधर कोरा को अब आहिस्ता आहिस्ता यकीन होने लगता है कि शायद इसके वालिदैन जिंदा नहीं बचे। इसे अपने वालिद की आखिरी बात याद आती है, हमेशा ट्रेन का ख्याल रखना। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इनकी तरफ आता दिखाई देता है। सब लोगों के दिलों में एक बार फिर उम्मीद जागती है। हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू स्विमर पानी में उतारी जाती है, लेकिन ब्रॉडी पूरी ताकत से चीखने लगता है, नीचे मत आओ, यहाँ शार्क्स है। बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर में जो लोग इसकी बात नहीं समझ पाते। जैसे रेस्क्यू स्विमर पानी में उतरती है, एक शार्क इस पर हमला कर देती है। लोग इसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, मगर शार्क उछलकर इसे अपने जबड़ों में दबोच लेती है। रस्सी अभी भी इसके साथ बंधी होती है। इसी वजह से पूरा हेलीकॉप्टर अपना तवाज़ुन खो देता है और चंद ही सेकंड बाद समुद्र में गिर जाता है। हेलीकॉप्टर के गिरने से इनकी लाइफ राफ्ट भी उलट जाती है। सब लोग किसी न किसी तरह दोबारा ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट पानी में गिर जाती है और अगले लम्हे शार्क इसे घेर लेती है। आखिर चीनी फिशिंग शिप वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो सीधा इनके पास नहीं आ सकती थी क्योंकि दरमियान में कोरल रीफ था और पानी भी बहुत कम गहरा था। अब जिंदा बच जाने वाले लोगों को खुद तैर कर यहाँ राफ्ट के जरिए जहाज तक पहुंचना था, लेकिन एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। लाइफ राफ्ट में पेडल्स ही मौजूद नहीं थे। इसी तरह ब्रोडी को एहसास होता है कि कोरा इनके साथ नहीं है। वो दूर जहाज के टूटे हुए हिस्से पर अकेली खड़ी दिखाई देती है। ब्रोडी फौरन इसकी तरफ तैरने लगता है, जबकि डैन की नजर पानी में तैरते हुए सिगरेट के एक पैकेट पर पड़ती है। वो आराम से इसे उठा लेता है और राफ्ट के किनारे बैठकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन इसका ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक एक शार्क हमला करती है और इसे पानी में खींच कर ले जाती है। इसकी मौत पर वहाँ मौजूद किसी की शख्स को कोई खास अफसोस नहीं होता। आखिरकार बाकी जिंदा बच जाने वाले लोगों को महफूज तरीके से रेस्क्यू कर लिया जाता है। बचने के बाद सैम लिली से कहता है कि वो इसका खत कभी नहीं पढ़ सका और शायद अब वो हमेशा के लिए समुद्र में खो गया होगा। लेकिन लिली मुस्कुरा कर कहती है, मुझे पहले ही पता था कि तुम वो खत पढ़ चुके हो। तुम सिर्फ कवानीन की वजह से अपने जज्बात छुपा रहे थे। ये सुनकर सैम मोहब्बत से इसके माथे पर एक हल्का सा बोसा देता है। कुछ देर बाद ब्रोडी कोरा के पास आता है। इसी वक्त तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स में दोबारा नेटवर्क आ जाता है। कोरा फौरन ब्रोडी का फोन लेती है और जीपीएस ट्रैकर की लोकेशन चेक करती है। ट्रेन की लोकेशन मिलते ही सब लोग इसकी तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद इन्हें एक लाइफ राफ्ट नजर आती है। इस राफ्ट में जूही बेहोश पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद इसे होश आता है तो वो अपने पास लेटे हुए ट्रेन की तरफ इशारा करती है। अपने भाई को जिंदा देखकर कोरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों बहन भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं। कोरा अपने भाई से माफी मांगती है और इसे मजबूती से सीने से लगा लेती है। आखिर में हमें पता चलता है कि ब्रोडी का बेटा एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहा था। ब्रोडी अपनी बीवी को फोन करता है और फिर अपने बेटे से बात करते हुए कहता है, मैं अब घर वापस आ रहा हूँ। इसी जज्बाती मंजर के साथ ये सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी दिल दहला देने वाली सर्वाइवल कहानी जिसने साबित किया कि मुश्किल वक्त में हिम्मत, अकल और उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आप इस जहाज में मौजूद होते तो सबसे पहले किसकी जान बचाने की कोशिश करते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी ज़बरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए।